हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास में। ठीक है, तो डेली आपकी मैराथन होती है, डेली आपकी मैराथन हो रही है और अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग सब्जेक्ट की। तो आपकी मैराथन आपकी हिस्ट्री की हो चुकी है। ठीक है, एक तो आपकी हिस्ट्री की हो चुकी है मैराथन, दूसरी आपकी हो चुकी है आपकी ज्योग्राफी की हो चुकी है, ये हो चुका है। तीसरी आपकी इकोनॉमी की हो चुकी है और आपका कल लास्ट हुआ था पॉलिटी। तो इन 4 सब्जेक्ट के हो चुके हैं। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट के आपके मैराथन करवा के आपकी क्लासेस पूरी करवा दी गई। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए सारे करवा गए थे एक्सप्लेनेशन के साथ। और अब हम बात करते हैं, जिन्होंने भी अभी तक वो सारी क्लास नहीं देखी है तो वो जाके सारी क्लास देख ले, प्रैक्टिस करें अपना, क्योंकि प्रैक्टिस आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज कोई नहीं करवाएगा, चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिए, आपके ही काम आएगा। 10 दिन है आपके पास मुश्किल से, और 10 दिन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो आज की जो मैराथन है, ये मैराथन आपकी होने वाली है साइंस से। ठीक है, तो ये साइंस से आपका क्लास होगा आज। और साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, ये सब हम देखेंगे और उसके जो है एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका DRDO। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और हमेशा आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है DRDO द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था। किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, DRDO के द्वारा APJ अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण, यहाँ से क्या किया गया था? एक सफलतापूर्वक 27 मार्च 2019 को एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का क्या किया गया था? परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो इस मिशन का नाम क्या था? तो इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति नाम था। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा, जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे और आप अपनी एक बढ़िया तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आप फिक्र ना करें, 10 दिन के अंदर आपकी मैं सारी क्लास करवा दूंगी, सारे मैराथन जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं सब करवा दूंगी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ। बस आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और अपना बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपके तक सारी वीडियोस पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी शेयर करिए, उन्हें भी इसके साथ जोड़िए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये जो मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति, इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का चौथा देश बना है। कौन? भारत। यानी अमेरिका, रूस, चीन, उसके बाद आपका कौन बनता है? भारत बनता है चौथे नंबर पे। ठीक है, हाल ही में भारत द्वारा, ये 2023 का है, 26 जून को आया था ये पेपर वीडियो में। ठीक है, तो पूछा है हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। फिर से पढ़ लीजिए, भारत द्वारा साथी नामक एक मोबाइल जो है आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो ये है आपका, क्या करता है? ये हथियार का पता लगाने का ये रडार है। ये क्या करता है? हथियारों का पता लगाता है। कौन? स्वाति नामक आपका आर्टिलरी लोकेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका क्वेश्चन 6 फरवरी
6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31, ठीक है, GSAT-31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? तो ये है संचार अनुप्रयोग। संचार अनुप्रयोग से संबंधित है आपका GSAT-31, ठीक है, किससे संबंधित है? संचार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है आपका कि 6 फरवरी 2019 को कोरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुयाना से व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनी एरियन स्पेस के एरियन 5VA 247 रॉकेट से ने उड़ान भरी थी, ठीक है। और यह उपग्रह भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपों को संचार सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है। और GSAT-31 भारत का संचार उपग्रह है। GSAT-31 आपका भारत का संचार उपग्रह है, लेकिन CST-31 क्या है? तो CST-31 DTH क्या है? DTH टेलीविज़न सेवाएं, ATM स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल सैटेलाइट और ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग के लिए BST कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो आपका GSAT-31 संचार से संबंधित है, लेकिन CST-31 ये आपका DTH टेलीविज़न से, ATM स्टॉक एक्सचेंज से, ई-गवर्नेंस से, इन सब से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सतह से सतह पर परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक क्या है? अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है आपके? अग्नि 5। अग्नि 5 किसका नाम है? बैलिस्टिक मिसाइल का। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये हुआ कब था? तो इसका सफल परीक्षण हुआ था, पहला सफल परीक्षण 16 अप्रैल 2012 को किया गया था। अग्नि श्रृंखला की यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेद सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स आर्बिटर मिशन सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की कक्षा में कितने वर्ष पूरे किए? तो ये किए थे 4 वर्ष पूरे किए थे, और ये उस टाइम के 2019 के करंट अफेयर की क्वेश्चन है। लेकिन अब इस समय अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें आपके जीके में बनेंगे, ठीक है, तो इसलिए ये लिया गया है। तो आर्बिटर मिशन के जो हुआ था 2018 में प्रक्षेपण, तो ये मंगल ग्रह की कक्षा में कितने वर्ष पूरा किया था इसने? तो 4 वर्ष पूरे किए थे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे 24 दिखाया है कि मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। कब? 24 सितंबर 2014 को। और मार्स आर्बिटर मिशन को कब किया गया था? तो ये 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था मार्स आर्बिटर मिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो ये पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट था। इजी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? तो ये आर्यभट्ट होगा। प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, ठीक है। कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह का भार कितना था? तो ये 360 किलोग्राम का था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खगोलीय एक्स किरणों को और सौर न्यूट्रॉन और गामा किरणों का क्या करना? अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य था। याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का एक खंड नहीं है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का एक खंड नहीं है, यानी एक भाग नहीं है। तो ये कौन है? स्वतंत्र खंड, ये नहीं है। बाकी उपयोगकर्ता है, अंतरिक्ष खंड है, नियंत्रण खंड भी है। उपयोगकर्ता, अंतरिक्ष खंड, नियंत्रण खंड है, लेकिन आपका स्वतंत्र खंड नहीं होगा। ओके, स्वतंत्र खंड आपका नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगली बात हम अभी कहते क्या हैं जी। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के कितने विन्यास हैं? 3 विन्यास खंड है। पहला है अंतरिक्ष खंड। अंतरिक्ष खंड क्या होता है? तो जहाँ कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतरिक्ष खंड कहते हैं। जहाँ ये पृथ्वी मान लीजिए, इसके चारों ओर जहाँ पर कृत्रिम ग्रह है क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष खंड कहते हैं। ओके, आगे ये बात समझ में। फिर आपका बोला है नियंत्रण खंड किसे कहते हैं? तो नियंत्रण खंड आपका क्या होता है? ये स्टेशन पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर स्थापित किए गए हैं और आकाश में घूमते उपग्रहों के संचालन पर नियंत्रण करते हैं। ये कहाँ पर किए गए हैं? पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर स्थापित किए गए हैं। और ये क्या करता है? तो ये आकाश में घूमते उपग्रहों का संचालन पर क्या करता है? कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, तो ये ऊपर आकाश में घूमते उपग्रहों का कंट्रोलिंग करता है और ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये एक स्टेशन है। अगला है आपका उपयोगकर्ता खंड। इस खंड में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर उपकरण शामिल होता है। जीपीएस उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करता है और उपयोगकर्ता की त्रिआयामी स्थिति और समय की गणना करने के लिए प्रेषित जानकारी का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये है आपका जीपीएस। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो पहला आईआईटी भारत का कौन था? तो ये था आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान था, यानी आईआईटी था। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी आईआईटी खड़गपुर की? तो ये मई 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और 18 अगस्त 1951 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। यानी इसकी स्थापना हुई थी मई 1950 को, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 18 अगस्त, 1 साल बाद, समझ रहे हैं ना, 1 साल क्या 1.5 साल बाद, 18 अगस्त 1951 में 1951 को क्या किया गया था? इसका अबुल कलाम आज़ाद ने किया था आपका इसका उद्घाटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, आईआईटी हो जाता अगर ये सिर्फ ये नहीं होता। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी, लेकिन यहाँ बोला है भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी ऑफ आईआईटी केमिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये केमिकल टेक्नोलॉजी है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो ये आपका है कहाँ पर? तो ये है आपका हैदराबाद में। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद आपकी तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो हैदराबाद में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है आपका हैदराबाद में। ओके,
अगला क्वेश्चन है आपका भौतिकी के क्षेत्र में 2018 में, भौतिकी यानी फिजिक्स के, ठीक है, किसमें, फिजिक्स के क्षेत्र में, इसी को तो भौतिक कहते हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में 2018 को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लेज़र भौतिकी के लिए, लेज़र भौतिकी के लिए। और आपका ये उस टाइम 2019 में करंट अफेयर में पूछा गया था, लेकिन आपको अगर पूछेगा तो इस समय के करंट अफेयर पूछेगा, ठीक है। तो ये लाने का मतलब एक ही है कि इसके जगह पर आपको याद करने होंगे नोबेल पुरस्कार कौन कौन अब इस 2023 में किसको किसको मिला है, तो ये चीज़ आप याद करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये रखा गया है ताकि आप समझें। तो भौतिकी के क्षेत्र में 2018 को नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिलता है, तो ये तो सीधी बात, ये आपसे यही क्वेश्चन बनता है, ये सीधे पूछा है कि ये किसके इसमें मिलता है, चाहे ये 18 का हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये तो जीके हो जाएगा आपका। तो ये लेज़र भौतिकी के लिए मिलता है, चाहे वो किसी भी ईयर में मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये चलाया क्यों जाता है हम देख लेते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक आर्थर अस्किन, फ्रांसीसी वैज्ञानिक गेरार्ड मोरो और कनाडा के वैज्ञानिक डोना स्ट्रिकलैंड को लेज़र भौतिकी के लिए दिया गया था। लेकिन अब आपको देखना है कि वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला। तो आपको क्या ध्यान देना है, ये ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको ध्यान देना है यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखिए 2022 का नोबेल पुरस्कार किसमें, भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला? एलन एस्पग्ड जॉन क्लॉजर और एंटोन जेलिंगर। तो एलन एस्पग्ड जॉन क्लॉजर, तो आप सिर्फ एलन क्लॉजर भी याद रख सकते हैं ताकि आपको याद रह सके। एलन क्लॉजर और एंटोन जेलिंगर, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला 2022 का। एलन क्लॉजर और एंटोन जेलिंगर, जितनी बार आप पढ़ेंगे इसको उतनी बार आपको याद होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? फिर से पढ़िए। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की जो तरंग प्रकृति होती है को प्रायोगिक रूप से, यानी प्रयोग करने के रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था आपका डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा, डेविसन और जर्मर प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया था। यह लुईस डे ब्रोगली क्या है की परिकल्पना की पुष्टि करता है। किसकी परिकल्पना की पुष्टि करता है? ये लुईस डे ब्रोगली की परिकल्पना का क्या करता है? पुष्टि करता है डेविसन और जर्मर प्रयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर क्या है, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर का निर्माण करता है। आप सूचना प्रौद्योगिकी पे मत चाहिएगा, तो सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होगा, टेलीफोन, कंप्यूटर का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनिक करता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्रा की थी? सोवियत अंतरिक्ष में, ठीक है। तो ये की थी 1984 में, 1984 में कैप्टन राकेश शर्मा ने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्रा किया था। तो हम इनका क्या देखते हैं? एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इम्पोर्टेंट है।
तो कैप्टन राकेश शर्मा वर्ष 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मस कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के तहत 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। कौन? राकेश शर्मा। इंटरकॉस्मस कार्यक्रम, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है, ठीक है ना। और ये आपके भारत का इसरो है। तो अंतरिक्ष में ये 8 दिन तक रहे थे और 1982 में राकेश शर्मा को एक संयुक्त सोवियत भारत अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। यानी इन्हें 1982 में चुना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं, यहाँ पे बोल के मैं बता रही हूँ, टकराती लिखा, ठीक है। टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। यानी जो ऊर्जा उससे निकलती है जब माचिस की तीली टकराती है उस मसाले पे, डिब्बी पे, तो जो प्रज्वलित होता है लौह, वो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा के कारण वो प्रज्वलित होती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है? तो लाल फास्फोरस आपने देखा होगा, ये माचिस की डिब्बी होती है और माचिस की डिब्बी पे आपने देखा होगा साइड में, ये साइड में आपने देखा होगा ऐसे बना होता है साइड में, ठीक है ना, ऐसे बना होता है। और इस पे आप माचिस जब रगड़ते हैं, ठीक है, इसकी सतह पर, तो ये क्या होता है? जल जाता है, रेड कलर का होता है। तो ये लाल फास्फोरस इसमें लगा होता है, ठीक है। उसकी घर्षण की वजह से क्या होता है? तीली टकराने की वजह से क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा एक चमकीली लौ के रूप में क्या होती है? दिखाई देती है। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? जेट इंजन आपका रैखिक संवेग का संरक्षण की घटना के आधार पर काम करता है। जेट इंजन रैखिक संवेग का संरक्षण के आधार पर काम करता है, ठीक है। इसे 1-2 बार आप पढ़ेंगे और इसकी सारी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो टेलीग्राम की चैनल बन चुकी है और आपको जितनी भी मैंने अभी तक मैराथन लिया सारी PDF मैं वहाँ पे डाल दूँगी, आप जाकर वहाँ पर दे सकते हैं और आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, ताकि जैसे मैं क्लास लूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मैं वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है। और PDF भी आपको मिल जाया करेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम पे से वो हो जाइएगा और आप देखेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? तो ये रैखिक संवेग का संरक्षण की घटना के आधार पर काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये रैखिक संवेग संरक्षण नियम क्या है? तो इसके अनुसार किसी विलग निकाय का संपूर्ण रैखिक संवेग नियत रहता है, ठीक है। ये इसका क्या है? नियम है। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है और इसका कार्य क्या है? किसी गतिशील पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये इसका कहना है। अगला है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन कब था? ये और श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो ये किया गया था आपका चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। और उस समय ये स्थित कहाँ पे है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे क्या किया गया था? तो अब कौन सा किया गया है? तो इस बार किया गया है आपका, तो वो किया गया है आपका कौन सा? चंद्रयान
3, ठीक है, चंद्रयान 3, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन थे। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस समय डॉक्टर के सिवन थे, और ये आपका जीके में आता है, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आपका 2018 में कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुआ? तो ये उस टाइम का क्या था, करंट अफेयर था। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि अब आपसे पूछेगा क्या, चंद्रयान 3 का, ठीक है, अब चंद्रयान 3 का पूछेगा आपसे, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि आपसे अगर पूछे चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को किया गया था, और पहला 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उस समय डॉक्टर के सिवन थे, और इस समय कौन है इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंटार्कटिका में भारत का नया बेस जिसे 2015 में अधिकृत किया गया, जिसका निर्माण 134 जहाज रानी कंटेनरों से किया गया है। तो ये किया गया है अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे 2015 में अधिकृत किया गया, और इसका निर्माण 134 जहाज रानी कंटेनरों से किया गया था। तो ये है क्या? तो ये है भारतीय अंटार्कटिका में है। भारतीय क्या है? ये क्या है आपका? भारत का नया बेस है जो कि अंटार्कटिका में, इसका नाम क्या है? भारती, ठीक है, भारती। आंशिक रूप से तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, लेकिन पूर्ण रूप से ये हुआ था 2015 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो ये हैं आपके 3 अनुसंधान स्टेशन। कौन कौन से? तो ये हैं आपके दक्षिण गंगोत्री 1983 से 1984, मैत्री 1988 से 1989, और लास्ट आपका भारती जो 2012 में किया गया था। इनमें से मैत्री और भारती वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, मैत्री और भारती, लेकिन दक्षिणी गंगोत्री अब बंद हो गया है, ठीक है। तो दक्षिणी गंगोत्री क्या हो गया है? बंद हो गया है। फिर हम बात करते हैं अनुसंधान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की देखरेख में संचालित है, और जो कि भारत सरकार के पृथ्वी वैज्ञानिक मंत्रालय का एक भाग है। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था? तो ये था आपका भारती। क्या था? भारती, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, 2014 में किसका किया था? तो 2014 में आर्कटिक में भूमिगत वेधशाला इंडियार्क की स्थापना की थी, इंडियार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैंप किया गया था। जुलाई 2018 परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलिट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज को बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो इस रेंज को बढ़ाकर कितनी की गई? ये की गई आपकी 450, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनो स्त्रोएनिया के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ये क्या है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा
और रूस की मास्कवा नदी के नाम से पड़ा है। ठीक है, इसकी रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की शर्त MTCR की शर्त के अनुसार 290 रखा गया था, लेकिन जुलाई 2018 के प्रक्षेपण में इसका एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज कितनी कर दी गई, तो 450 किलोमीटर कर दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गतिक मैक कौन है? तो सुपरसोनिक गतिक मैक है 2.8 से 3। ये ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक है। अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 5 से अधिक हो गई है। ठीक है, मैक की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? सही तरीके से मेल नहीं खाता है कौन सा नियम और सिद्धांत? तो हम देखते हैं एवोग्रादो का नियम। यह एक ताप और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। या बॉयल का नियम गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध। या संक्रमण सिद्धांत व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां। या फिर हुंड का नियम जो कि परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। इनमें से कौन हो जाएगा? तो यही आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हम रख सकते हैं परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक साधारण लोलक की समय सीमा पर किस पर निर्भर करता है? तो एक साधारण लोलक की समय सीमा लोलक की लंबाई पर करता है। लोलक की लंबाई कितनी है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवधिक कहते हैं। आवधिक गति कहते हैं। जो गति कुछ समय बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, कोई भी गति है, मान लीजिए दोलन गतिशील या फिर आवधिक गति कहते हैं। यानी मान लीजिए ये आपका कोई दोलन है। ठीक है, तो ये आ रहा है फिर जा रहा है वापस उसी गति में, है ना, उसी जगह पे उसी बिंदु पर ऐसे आ रहा है जा रहा है। तो ये क्या है? यही आपका दोलनशील या आवधिक गति होता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की तुला की मदद से वो अपना वज़न 600 N मापता है। यदि वह व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा? तो ये 600 N समान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये उसका जो है फॉर्मूला है और आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। PDF में मैं भेज दूंगी PDF आपको टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का जो क्या है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी नाम से स्टडी बाई सुमन नाम से है, और उसमें यही फ़ोटो लगी है जो फ़ोटो अभी आपको YouTube पे देखने को मिल रही है चैनल पर। ठीक है, तो उससे आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है पूछा है। तो घर्षण गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है। यही सही हो जाएगा। घर्षण गति का विरोध करता है, ये सही है। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है भाई। घर्षण से ऊर्जा नष्ट क्यों नहीं होती? घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। घर्षण टूट फूट का कारण नहीं है, होता है। ठीक है, तो घर्षण की गति का विरोध होता है, यह सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका विसर्पी घर्षण। विसर्पी घर्षण क्या होता है? तो विसर्पी घर्षण आपका क्या होता है? विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक। क्या होता है? सीमित घर्षण से थोड़ा कम। ये होता है विसर्पी घर्षण, जो सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, उसे क्या कहते हैं? विसर्पी घर्षण। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन? हम यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु के गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराई जाती है तो सतह से समांतर एवं गति की दिशा के विपरीत एक अवरोधक बल का कार्य होता है, ठीक है, जिसे घर्षण कहते हैं। ठीक है, घर्षण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन से होते हैं? स्थैतिक, सीमित घर्षण, स्थैतिक या सीमित घर्षण, विसर्पी या सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। या लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है तथा स्थैतिक या सीमित घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। तो आपसे लोटनिक घर्षण का मान पूछेगा तो सबसे कम बताएंगे, स्थैतिक और सीमित घर्षण का मान पूछेंगे, या फिर आपका विसर्पी घर्षण, तो ये सब क्या है? अधिक है। विसर्पी घर्षण का मान कैसा होता है? तो ये होता है लोटनिक घर्षण से अधिक होता है विसर्पी घर्षण का। तो हालांकि इसमें आपका विसर्पी घर्षण नहीं दिया था, लोटनिक घर्षण नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे सीमित घर्षण पूछा था, तो यही तो हो जाएगा आपका थोड़ा कम। ठीक है, तो ये आपका सीमित घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है? नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है, या किसने किया है? तो ये किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किया है। ठीक है, तो ये इसरो ही करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? जो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा जो आकाशगंगाएं खोजी गई तो उसके सुपर क्लस्टर क्या हैं? तो उसके सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये पुणे में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये जमशेदपुर है। नेशनल आपका जो हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये जमशेदपुर हो जाएगा। लेकिन भारतीय विज्ञान शिक्षा या अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो ये आपका मुंबई पुणे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूमैन कॉलेज केरल के वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं के, अच्छा ये किसने शुरू किया था, पता लगाया था? तो ये न्यूमैन कॉलेज, ये कहाँ पर है? न्यूमैन कॉलेज केरल में। केरल के वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं की एक बहुत बड़े क्लस्टर की खोज की थी। उन्होंने इसका नाम क्या रखा? सरस्वती नाम दिया। यह पृथ्वी से 400 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मीन तारामंडल में स्थित है। कौन? सरस्वती। तो न्यूमैन कॉलेज के वैज्ञानिकों ने किया था। CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नामक नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिज़ाइन और विकास किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? किस राष्ट्रीय एरोस्पेस क्या है? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला CSIR आपने
CSIR ये आपने सुना ही होगा और डेली सुनते होंगे, प्रैक्टिस सेट आप जब करते होंगे तब। तो CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा सारस का डिज़ाइन जो है, सारस परिवहन विमान, ये क्या है? एक स्वदेशी हल्का परिवहन विमान है। इसका डिज़ाइन किया किसने? तो ये किया राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने, ठीक है, सारस परिवहन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो का मुख्यालय क्या है, कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर है इसरो का मुख्यालय। और अगला क्वेश्चन है, अच्छा, इसरो को शांति और निशस्त्रीकरण विकास के लिए 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसरो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बार्क BARC कहाँ स्थित है? बार्क भाभा क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? तो मुंबई के ट्राम्बे, महाराष्ट्र मुंबई ट्राम्बे में स्थित है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी BARK, बार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप रिकॉर्डर में 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है इसका चाल। टेप रिकॉर्डर में 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का क्या होता है? चाल होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा PDF में। ठीक है, प्रकाश वोल्टिक सेल होता है। प्रकाश वोल्टिक सेल कैसा होता है? तो ये होता है सौर सेल होता है। प्रकाश वोल्टिक सेल किसे कहते हैं? सौर सेल को कहते हैं। तो ये क्या है? इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, फोटो वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक सौर सेल है। सौर सेल फोटो वोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग क्या है? तो ये एक वैज्ञानिक है, स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्टीफन हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक, ब्रह्मांड वैज्ञानिक, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। ठीक है, डायरेक्टर थे ये। तो मेन आप ध्यान देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये क्या थे? शोधकर्ता थे, उसके निर्देशक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक किसकी? स्टीफन हॉकिंस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अ ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। किसकी है? अ ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये है आपका किसका? तो ये है स्टीफन हॉकिंग का। ठीक है, इन्हें जो है आधुनिक युग का आइंस्टीन कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में अपनी भूमिका निभाई और इनकी मृत्यु कब हुई थी? अभी जल्द ही हुई है, 14 मार्च 2018 को। ठीक है, 14 मार्च 2018 को हुई थी और इन्हें आइंस्टीन कहा जाता था, आधुनिक युग का। तो ये बुक याद रखिएगा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कड़बोशान नाम का संबंध किस नाम से है? तो कड़बोशान नाम का संबंध आपका SN बोस से है। SN बोस से है कड़बोशान नाम का संबंध SN बोस से है। अब हम इसे देखते हैं क्या, थोड़ा सा डिटेल में, तब जाके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है क्या, अब हम देखते हैं क्या था आपका कड़बोशान। अब देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिकी शास्त्री थे। ठीक है, कौन? सत्येंद्र नाथ बोस, ये गणितज्ञ और भौतिकी शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में
दो प्रकार के अणु माने जाते हैं भौतिक शास्त्र में, ठीक है। कौन कौन से? बोसॉन और फर्मियान। ये दो अणु माने जाते हैं भौतिक शास्त्र में, बोसॉन और फर्मियान। बोसॉन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है, यानी जो बोसॉन नाम है, बोस, देख रहे हैं बोस आ रहा है ना इनके नाम में, तो ये सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर पड़ा है। और वे कण जो फर्मी डिरॉक सांख्यिकी के अनुसार क्या होता है? व्यवहार करते हैं। फर्मी डिरॉक सांख्यिकी के रूप में व्यवहार करते हैं, जिनका प्रचक्रण विषम अर्ध पूर्णांक 1/4 3/2 होता है, तथा जो पाउडली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फर्मियान कहते हैं। तो कुल मिलाकर आपका किसका? भौतिक शास्त्र के दो अणु होते हैं, बोसॉन और फर्मियान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, वे कण जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं उन्हें बोसॉन कहते हैं। इतनी सी बात है। 0 1 2 पे ये क्या करते हैं? प्रचक्रण करते हैं, होता है इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे की एक गोली, छोटी गोली पानी में डूब जाती है, ठीक है। लोहे की कोई छोटी गोली होती है, वो पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज, जलयान पानी में तैरता है जब कितना बड़ा होता है। तो यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आर्किमिडीज, जो आर्किमिडीज वैज्ञानिक है उनके सिद्धांत पर आधारित हैं, ठीक है। तो ये होता क्यों है ये हम जान लेते हैं। तो ये होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या हैं? तो उनके सिद्धांत के अनुसार किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे पिंड के भार में कमी पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के तुल्य होता है। यानी पिंड के द्वारा जो विस्थापित तरल होता है वो तरल के भार के तुल्य के होती हैं, ठीक है। तो जितना उसका भार होता है उतनी वो क्या करता है? जगह विस्थापित करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो विद्युत चुंबक होता है नरम लोहा से तैयार होता है, ठीक है। नरम लोहे से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। और यह होता कैसा है? एक विद्युत चुंबक को एक गर्म लोहे की कोर के चारों ओर या तो परिनालिका के आकार में या यू आकार में विद्युत रोधित तांबे की तार को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? तो ये आती है स्विच युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किससे जो है संदर्भित करता है? तो शोर संदर्भित करता है आपका किससे? तो ये हम सिर्फ पॉइंट पे ध्यान देंगे। ये करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो ये करता है अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, ठीक है। तो ये इन पर क्या करता है? काम करता है। अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, यही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो ये अस्त्र है, हवा से हवा में मार करती है। हवा से ये उड़ा और ये उड़ा, तो ये हवा से हवा में एक दूसरे से क्या करते हैं? मार करते हैं। ये मिसाइल का नाम क्या है? तो अस्त्र मिसाइल नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसकी क्षमता कितनी है? अच्छा, इसका विकास कौन करता है? तो ये विकास किया था DRDO ने, और इसकी मारक क्षमता है 100 किलोमीटर से अधिक है। ओके। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है?
तो ये है आपका अस्त्र मिसाइल, जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, यानी जिस विषय में वो पहले नोबेल पुरस्कार पाया उसी जो है विषय में दूसरी बार नोबेल पुरस्कार यानी 2 नोबेल पुरस्कार मिले जिसको, उसका नाम है जॉन बर्दीन। जॉन बर्दीन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले एक ही विषय में। ठीक है, एक ही विषय में उन्हें 2 बार पुरस्कार मिले। एक बार उन्हें मिला था 1956 में और एक बार मिला 1972 में। ओके, उसके बाद मिला था फ्रेडरिक संगेर को, इनको मिला था संगेर को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और इनको 1958 में और 1980 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेडरिक संगेर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो अभी पढ़ा आपने 2 नोबेल पुरस्कार विषयों में प्राप्त किया था, तो ये किया आपका किसने? मैडम, नहीं, 1 मिनट, अच्छा, विभिन्न पूछा है, विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार पाए, तो ये मैडम क्यूरी ने पाया। ठीक है, अलग अलग विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन है? मैडम क्यूरी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सैटेलाइट इनसैट 2E, सैटेलाइट इनसैट 2E कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये कोरू से लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट इनसैट 2E आपका कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये कोरू से लॉन्च किया गया था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और सफलतापूर्वक इसका कब हुआ था प्रक्षेपण? 3 अप्रैल 1999 को एरियन 42P प्रक्षेपण यान से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के फ्रेंच गुयाना कोरू से किया गया था। ठीक है, तो ये इनसैट 2 था जो कि कोरू से किया गया था, और ये दक्षिण अंतरिक्ष का था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है ओजोन होल। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो स्टीयरिंग में फ्री प्ले स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण आती है। फ्री प्ले स्टीयरिंग में फ्री प्ले का कारण है, स्टीयरिंग ढीले होने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? यानी कोई बस है और बस के जैसे जैसे चाल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रोशनी बढ़ेगी, जितना धीमे बस होगा उतना ही उसकी रोशनी भी डिम होगी। ठीक है, तो ये स्थिति क्या स्थिति दर्शाता है ऐसा? तो ये दर्शाता है कमज़ोर बैटरी को यह दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गाड़ी की गति बढ़ाने पर बैटरी से जुड़ा डायनमो अधिक विद्युत आपूर्ति करता है, जिससे संबद्ध बल्ब की रोशनी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं परमाणु संचार जो है संरचना। परमाणु संरचना में पहला क्वेश्चन है, किसने प्रोटॉन की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी किसने? यूजीन गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज करने वाले गोल्डस्टीन हैं। और न्यूट्रॉन की किसने की थी? अभी बताते हैं आपको। प्रोटॉन की खोज आपके यूजीन गोल्डस्टीन ने की थी, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने द्वारा क्या किया गया था? तो ये परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है?
तो तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो ये होता है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठीक है, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, जिसके कारण वे एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। परमाणु नाभिकी की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की? तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, और चैडविक ने किसकी की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये आप देख सकते हैं, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज की थी जो है आपका प्रोटॉन की खोज किसने की? जो है प्रोटॉन की खोज आपकी, तो ये किया था आपके गोल्डस्टीन ने। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है हवाई जहाज़ का मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। क्वांटम सिद्धांत दिया मैक्स प्लैंक ने, क्वांटम का सिद्धांत दिया। हवाई जहाज़ राइट ब्रदर्स ने किया। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की। और सापेक्षता का नियम दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ की खोज की और क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक का है। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रॉन यानी एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये की चैडविक ने। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? तो रदरफोर्ड ने खोज की आपके किसकी? तो इसने प्रोटॉन की खोज की। या मैक्स प्लैंक ने किसकी खोज की? तो मैक्स प्लैंक ने खोज की, आप देख सकते हैं किसकी? तो क्वांटम सिद्धांत की। ओके, क्वांटम सिद्धांत की खोज किया था मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने खोज की थी आपके किसकी? परमाणु नाभिक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे देखिए किसने किसका आविष्कार किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। कैलकुलेटर की खोज किसने की? तो बी पास्कल ने क्या किया? कैलकुलेटर की खोज की। रेडियो टेलीग्राफ की खोज जो है मार्कोनी ने किया। देखिए, अगर टेलीविज़न यानी रेडियो और टेलीविज़न आपने छुआ तो घर में क्या होगा? कोहनी मारेंगे, सब कोहनी मारेंगे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे। और रेडियो और जो है आप सिर्फ टेलीविज़न देखेंगे तो आपको कोहनी मारा जाएगा। ठीक है, कोहनी मारा जाएगा पहले, और उसके बाद नहीं मानेंगे तो टेलीफोन करके बेल लगाकर किससे बोल दिया जाएगा? पापा से, है ना? बेल लगाकर किससे बोल दिया जाएगा? पापा से। ओके, तो रेडियो टेलीग्राफ की खोज मार्कोनी ने किया। कैलकुलेटर की खोज की बी पास्कल ने। और टेलीफोन की खोज की ग्राहम बेल ने। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की। डायनामाइट की खोज। परमाणु सिद्धांत की खोज की थी डाल्टन ने। जेट इंजन की खोज फ्रैंक व्हीटल ने की। और जेट इंजन की खोज फ्रैंक व्हीटल ने की। रडार की खोज अल्बर्ट टेलर ने किया। रडार की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की। और रेडियो टेलीविज़न की खोज की मार्कोनी ने। परमाणु सिद्धांत की खोज डाल्टन ने की। और जेट इंजन की खोज फ्रैंक व्हीटल ने की। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है
1.6726 गुणे 10 की घात माइनस 24 ग्राम। 10 की घात माइनस 24 ग्राम 1.6726, ठीक है, 6726। अगला क्वेश्चन है आपका, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान होता है। हीरा और ग्रेफाइट में क्या समान होता है? तो ये होता है परमाणु भार। हीरा और ग्रेफाइट में एक समान क्या होता है? परमाणु का भार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। तो जल में हाइड्रोजन कितना होता है? 1% और ऑक्सीजन कितना होता है? 8%। तो ये कितना हो जाता है? 1:8। ये जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मात्रा आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो ये गैलियम की परमाणु संख्या कितनी है? 31 है गैलियम की, ठीक है। गैलियम की परमाणु संख्या 31 है तथा परमाणु भार कितना है? 69.72 है, ठीक है। यह संक्रमणोपरांत धातु श्रेणी के अंतर्गत आता है। आवर्त सारणी में यह तत्व बाएं में संक्रमण धातु तथा दाएं में उपधातुओं के मध्य स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? तो कॉम्पटन प्रभाव आपका एक्स किरणों में होती है। कॉम्पटन प्रभाव एक्स किरणों में होती है। ये आपका सेकंड लास्ट था और अब आपका लास्ट हम देखेंगे, जो कि आज की क्लास का लास्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो ये क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये थे हमारे आज के मैराथन की क्लास, किसकी? साइंस की। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप ये बताइएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी यूपी SSS जितने भी पेपर करवाता है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी इसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा। और सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि जो है आप चैनल से जुड़ सके और जो है नोटिफिकेशन आपको मिले क्लास की। और फिर आप करेंगे अपने दोस्तों को कनेक्शन यहाँ पे जोड़ेंगे, उनको शेयर करके, ठीक है। उनको भी बताएंगे कि वो यहाँ से प्रैक्टिस करें। 10 दिन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और समझना है तो, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साइंस की आज मैराथन पार्ट 1 थी, और जिन्होंने अभी पिछली मैराथन नहीं देखी जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।